नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज इस चौथे भाग को लेके प्रस्तुत हूँ पार्ट सिल्वर वेडिंग से। ये चौथा और अंतिम भाग है। तो बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से यशोधर बाबू जो हैं उनके दिमाग में पुरानी परंपराएं बिल्कुल बैठी हुई हैं। वो किस तरह से किशन दा के मुरीद हैं और उन्हीं की सारी बातों को अपने जीवन में वो लेके चलते हैं, उनका पूरी तरीके से अनुसरण करते हैं। और इनके बच्चों ने किस तरह से इनकी 25वीं शादी की सालगिरह को सिल्वर वेडिंग के रूप में मनाने का आयोजन किया, और कितने मेहमान इनके घर में आए ये देख के यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पूरे समय में, पूरे वक्त में उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, ये आखिरी भाग में हम देखते हैं। और फिर जानते हैं कि आखिर यशोधर बाबू के बीच के दिलो दिमाग में किस तरह का द्वंद्व चल रहा था। तो चलते हैं। पिछले भाग में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि यशोधर बाबू क्योंकि बहुत एक इंट्रोवर्ट और इस तरह की मीटिंग्स में या इस तरह की गैदरिंग्स को वो कभी भी सराहते नहीं हैं। तो जब इनके बच्चों के मेहमान जो आए हुए थे घरों में, इनसे बचने के लिए इन्होंने जो है अपने आप को पूजा के बहाने अपने आप को अपने कमरे में इन्होंने बंद कर लिया। तो और बहुत देर तक इन्होंने पूजा को किया। तो ये इसलिए किया था ताकि ये उतना ज़्यादा समय दे देंगे तो मेहमान उतनी देर तक रुके नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। और इसीलिए शाम की जो 15 मिनट की पूजा थी वो लगभग उन्होंने 25 मिनट तक खींची, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान जो हैं वो चले जाए। लेकिन फिर भी वैसा नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा था। और उस बैठक में मेहमानों के रहने की होने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। और फिर भी वो पद्मासन लगाए, ध्यान लगाए बैठे हुए थे। लेकिन यशोधर बाबू उस ध्यान में भी उनके जहन में किशन दा आए और उनसे वो पूछने लगे कि भाई जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। क्योंकि जब इन्होंने किशन दा के किसी परिचित से पूछा कि भाई किशन दा कैसे मरे, तो उनको जवाब वहां से मिला कि भाई जो हुआ होगा, जवाब मिला कि जो भी हुआ हो उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह से वो मरे। तो किशन दा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा सही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा, दुनिया में बस अपना नियम अपना हुआ। तो यहाँ पर उस पूजा के समय भी वो किशन दा को ही याद कर रहे थे और एक उनसे जो है अपनी बातों को वो कहने की कोशिश कर रहे थे। वो इमेजिन कर रहे थे कि किशन दा हैं और मैं उनके सामने जो है अपनी बातों को रख रहा हूँ, और उनके दिमाग में अभी भी ये बात आ रही थी कि भाई किशन दा आप जो हुआ होगा से कैसे मरे। तो यहाँ पर किशन दा जो हैं वो कहते हैं कि हर शख्स जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में, उम्र के अंतिम समय में जो है वो अकेला होता है। चाहे वो कितने भी भरे पूरे परिवार में हो या कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अकेलापन आखिर में उसे पूरी तरीके से परेशान कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, बीमार कर देता है। तो हर कोई जो है वो जो हुआ होगा से ही मरता है। और हर कोई जो है अपने आप में अकेला होता है, और दुनिया भरे लोगों से है, लोगों से भरी हुई दुनिया है, लेकिन सबको अपने नियम को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। अब आगे का हम लोग क्रम लेके चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। तो वहाँ पे यशोधर बाबू ने तो बिल्कुल उसी तरह का एक गेटअप धारण किया, पैजामा कुर्ता पहना, उसके ऊपर ऊनी ड्रेसिंग गाउन भी पहन लिया,
सिर पर गोल टोपी भी डाल ली, पाँव में कड़ाऊं पहन लिया, हाथ में डंडा धारण किए हुए किशन दास से अकेलेपन के विषय में वो बहस करने लगते हैं। पूछते हैं कि भाई कैसे अकेलापन कैसे कटता है, या अकेलेपन के बारे में वो उनसे जानना चाहते हैं, वो विरोध करने के लिए नहीं, केवल उस बात को समझने के लिए। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वो समय याद आता है जब हर रविवार को जब किशन दास जो है यशोधर बाबू के घर आते थे शाम में 4 बजे, और यशोधर बाबू के घर आने के बाद जो है उनके लिए चाय बना करती थी। किशन दास के लिए चाय बनवाई जाती थी। वो चाय पीने का तरीका भी उनका बहुत अलग था, वो बिल्कुल उसमें फूंक मार के पीते थे, और कहते थे कि भाई जब तक सुड़क के चाय न पी जाए तब तक चाय का लुत्फ नहीं आता, फूंक के न पी जाए तब तक चाय का मज़ा नहीं आता। और यही चाय पीते पीते, चाय की चुस्कियों में ही किशन दा अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं या अपने अनुभवों का एक प्रवचन शुरू करते थे, जिसमें यशोधर जी क्योंकि उनके बहुत बड़े मुरीद थे, उनके फॉलोवर थे, तो उनके पास ढेर सारी शंकाएं होती थी, ढेर सारे सवाल होते थे, जो उस प्रवचन के दौरान या उस बातचीत के दौरान जो है यशोधर बाबू किशन दा से पूछते थे। तो यशोधर बाबू को लगता है कि किशन दा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशन दा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी, और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। तो यहाँ पर यशोधर बाबू के दिलो दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। वो नई धारा को पकड़ना नहीं चाहते, समय के साथ बदलाव करना नहीं चाहते, और पिछली या जो पुरानी परंपराएं उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो वो इसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके बीवी बच्चे हैं जो एक नई धारा के साथ चल रहे हैं, नए ज़माने के साथ चल रहे हैं, और जो उनके साथ यशोधर जी का बर्ताव है वो किस तरह का होना चाहिए, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। तो इस बर्ताव के बारे में जब वो अपने अंतर मन में कहीं किशन दा को इमेजिन कर रहे होते हैं, तो किशन दा से वो पूछते हैं कि भाई ये कैसे, मुझे किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे किशन दा अपनी पुरानी सीख जो है फिर से दोहराते हैं, और पुरानी बातें भी कहते हैं, और हमेशा वो यही कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में अकेला है, और वो अकेलेपन का ही राग यहाँ पर अलापते हैं। और यहाँ पर यशोधर बाबू को यही जवाब मिलता है कि भाई कोई भी हो, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, ये सारे जो हैं हर इंसान के जीवन में एक मोह माया होते हैं, इनसे किसी का कोई लाभ नहीं होता। और वो ये भी उनको बताते हैं किशन दा यशोधर जी को कि जो तुम्हारा बेटा है भूषण आज जो इतना पैसे में उछल रहा है, या आज जो इतना एक्टिव है, वो कल को जाके उसे भी इस अकेलेपन को झेलना होगा, वो भी कल को जो है असहाय अपने आप को महसूस करेगा, उसका साथ भी देने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह से आज तुम्हारी जो स्थिति है वही बिल्कुल व्यथा जो है, वही स्थिति जो है वो तुम्हारे बेटे भूषण की भी होगी। तो इस तरह का जो एक सवाल जवाब का जो एक दौर चल रहा था वो किशन दा और यशोधर बाबू के बीच में चल रहा था जब वो पूजा करने के लिए कमरे में गए। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उस लाल गमछे के बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशन दास से विरासत में मिली है, और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर? यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूला जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। तो अभी यहाँ यशोधर बाबू का जो एक तरह का जो वार्तालाप जो चल रही थी किशन दा के साथ अपने ही कमरे में पूजा के आसन में,
तो वहाँ पे अभी चल ही रही थी बातें, और वहाँ पे किशन दा उन्हें समझा ही रहे थे कि हर आदमी जो है, हर इंसान जो है वो अकेला ही है, और पत्नी हो या बच्चे हो, ये सारी चीज़ें जो है मोह माया। उसी समय क्या होता है कि उनकी जो पत्नी है वो चली आती हैं और कहती हैं कि भाई सारा समय पूजा ही करेंगे या मेहमानों को भी अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे यशोधर बाबू जो हैं वो बड़े दबे हुए स्वर में पूछते हैं कि भाई मेहमान चले गए। उस चीज़ को कंफर्म करना चाहते थे कि भाई कोई ऐसे वैसे लोग तो मेहमान तो नहीं बच गए जिनके सामने वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब ये पता चल गया कि भाई कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हैं, और जो कुछ लोग हैं वो उनके रिश्तेदारों में से ही हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और वो जो है जिस हाल में थे उसी हाल में वो बैठक में चले गए जहाँ सारे मेहमान थे, यानी कि वो अपने गमछे में ही वो चले गए। और वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पर पार्टी ख़त्म हो गई और सारे लोग चले गए। इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद अब वो अपने आप को सहज महसूस करते हुए कहने लगे कि चलो अब सारे लोग चले गए तो अब मैं गमछा पहने रह सकता हूँ, मुझे अब नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, या कपड़े बदल के आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर बेटी भी उन्हें कुछ डांट पिलाती है, कहती है कि इसका ये मतलब थोड़ी कि जिस भी आप गेटअप में हो उसी गेटअप में चले आइए। तो यहाँ पर यशोधर जी फिर से वो नए पुराने वाले द्वंद्व में फंस जाते हैं। कहते हैं कि भाई तुम लोग जैसे तो है नहीं, हमें जो कपड़े में अपने आप को हम सजा हुआ महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा, हम वही कपड़े पहनेंगे। अब तुम लोग की तरह तो जीन्स वीन्स पहन के हमें सजना आता नहीं है। और फिर उनकी जो नज़र है वो मेज़ पर पड़े कुछ पैकेटों पे जाती है, जो कि एक्चुअली में क्योंकि सिल्वर वेडिंग का ओकेजन था, एक समारोह उसमें आयोजित किया गया था, तो उस पार्टी के में जो मेहमान आए थे वो इनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले आए थे, कुछ प्रेजेंट्स लाए थे, जो कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता था, यशोधर बाबू को। तो उनको ऐसा लगता है कि उन कोई अपना सामान यहाँ कोई पैकेट भूल गया है। तो इस पे उनका बच्चा जो है, उनका लड़का भूषण उनको बताता है कि भाई ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपके लिए प्रेजेंट लाए गए हैं, इसको आप खोल के देखिए। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। फनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहनकर के चले जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नूच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैज कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात जब हुई तो एक बड़ा प्रेजेंट जो है, जो उनका बेटा है भूषण, वो उठा के कहता है कि ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस सिल्वर वेडिंग के उपलक्ष्य में। आप लोगों को आपकी 25वीं सालगिरह है शादी की, तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए आपके लिए मैं ये पैकेट लाया हूँ, खोलिए इसको। तो जब उसको खोलते हैं तो उसमें एक गाउन निकलता है, और वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो गाउन। और उनकी बेटी जो है उनका पूरा एक कुर्ता पैजामा के साथ पूरा सेट उठा लाती है और कहती है गाउन इस पे पहनिए। तो जैसे ही वो गाउन पहनते हैं उन्हें अच्छा लगता है ये गाउन। लेकिन वहाँ पे जो वो गाउन देने के वक्त जो उनका लड़का उनसे कहता है कि आपके लिए गाउन हम इसलिए लेकर आए हैं कि भाई आपका जो पुराना गाउन था वो फट चुका था, पुलोवर जो है वो फट चुका था, और सुबह आप जब दूध लेने जाते हैं तो वो फटा हुआ कपड़ा आप जब पहन के जाते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो उनको गिफ्ट में ये ड्रेसिंग गाउन उन्होंने दिया है, बच्चों ने अपने पिता को यानी कि यशोधर जी को ये गाउन दिया हुआ है। तो ये मिलते ही उनकी आंखों के जो कोने हैं वहाँ पे थोड़ी सी नमी आ जाती है, यानी कि थोड़े से आंसू ढलक पड़ते हैं। और ये समझ में नहीं आता लेखक के कि भाई ये आंसू जो थे वो खुशी के थे या दुख के थे। क्योंकि बच्चों ने उनका ये ख्याल तो रखा कि भाई उनके पास गाउन नहीं है, और उन्होंने उनके लिए वो गाउन जो है एज अ गिफ्ट लेकर आए। लेकिन अब यहाँ पर वो ये चाहते थे कि भाई बच्चों ने ये क्यों ये कहा कि भाई आप ये गाउन पहन के दूध लेने जाते हैं तो
पुराना हो गया तो ये नया गाउन पहनिए। वो ये चाहते थे कि बच्चे उनसे ये कहें कि अब दूध लेने जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। और इस तरह का मतलब कि वो अपने बच्चों से इस तरह का एक केयर, इस तरह का एक आग्रह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो शायद ये उस दुख या उस तकलीफ के आंसू भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस गाउन को पहनकर कहीं ना कहीं वो अपने आप को किशनदा समझने लगे और ऐसा लगता था कि उनके अंदर किशनदा चले आए हैं, जिनकी मौत जो है जो हुआ होगा से हुई होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एक लेसन है तो बहुत बड़ा सिल्वर वेडिंग, लेकिन इसमें जो है एक ऐसे शख्स की बात कही गई है, ये यशोधर बाबू, जो कि वास्तव में दो जनरेशन गैप जिसको कहिए, या दो तरह की परंपराओं के बीच में फंस चुके हैं। उनके अंदर एक द्वंद्व चलता है। वो नए ज़माने को अपनाना नहीं चाहते या समय के साथ खुद को ढालना नहीं चाहते, लेकिन और क्योंकि उनकी पुरानी जो परंपराएं हैं वो उनसे छूट नहीं रही हैं। क्यों नहीं छूट रही हैं? क्योंकि वो बचपन से ही, जब बहुत कम उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया या उनके ज़िंदगी में उनके माता पिता नहीं रहे, तो वो अपने लोगों में रहे जो कि पुराने परंपराओं को मानने वाले थे, और उन्होंने शुरू से वही चीज़ देखी थी। नए ज़माने को उन्होंने देखा नहीं था। तो उनको वो अपने पुरानी परंपराओं, पुरानी चीज़ों से लगाव था, लेकिन नए समय के हिसाब से वो खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। और क्योंकि किशन दा ने को उन्होंने शुरू से अपने साथ देखा, उनका अनुसरण किया, उनकी चीज़ों को अपने जीवन में उन्होंने उतारा, तो कहीं ना कहीं वो उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इसीलिए वो उनकी सोच पे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो नए ज़माने को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो बच्चों, ये ऐसे लोगों की कहानी है जो कि आज भी हैं इस दुनिया में, कि नए समय के हिसाब से वो खुद को डाल नहीं पाते, पुराने समय को वो पा नहीं सकते। पुराना समय चला गया, पुरानी परंपराएं खत्म हो गई, तो इसके द्वंद्व में वो पड़े होते हैं और वो हमेशा इस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू भी उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं, जिसका वर्णन लेखक ने बखूबी इस चैप्टर में किया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ 2-3 सवाल जो कि कुछ परीक्षा प्रश्न पत्रों से लिया गया है। तो इसमें 2-3 सवाल मैंने डाले हैं। भूषण के द्वारा ऊनी ड्रेसिंग गाउन देने पर यशोधर पंत के मन में उत्साह का अभाव किन जीवन मूल्यों की उपेक्षा के कारण दिखाई देता है? बुजुर्ग पीढ़ी हमसे क्या अपेक्षा करती है? देखिए, ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैं एक आउटलाइन बता सकती हूँ कि भाई, ड्रेसिंग गाउन जो यशोधर पंत को उनके बेटे ने दिया, खुशी तो हुई, उनको मन में उत्साह था, लेकिन उस उत्साह बहुत खुल के उन्होंने नहीं जताया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है, ये तो उन्होंने बच्चों ने दिया, उस बात से खुश हैं, लेकिन किस वजह से दिया? वजह ये थी कि भाई, आप लोग जो हैं, आप जो हैं ये फटे गाउन पहन के निकलते हैं, या फटा जो है आप एक कपड़ा पहन के जो बाहर निकलते हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए दूध लेने जाने के लिए जो है आपके लिए नया कपड़ा आया है। तो ये चीज़ से वो परेशान हो जाते हैं कि भाई, कहीं ना कहीं वो पीढ़ी हमारा केयर क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं वो ये बात कह सकती कि भाई, आप लोग, आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना, हम आपका काम करेंगे। तो बुजुर्ग पीढ़ी हमसे क्या अपेक्षा रखती है? हमसे ये अपेक्षा रखती है कि भाई, हम उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी बातों को माने, उनको बुजुर्गियत का एक दर्जा दें, इस तरह का की अपेक्षा जो है करते हैं। तो बाकी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का कितना वेतन था? रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन जो था 1,500 के करीब था, जो कि उनके बच्चे, जो कि बहुत साधारण पुत्र था, लेकिन असाधारण वेतन मिलता था, इससे भी ज़्यादा वेतन उनके पुत्र को मिलता था। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आप डाल सकते हैं कि 1,500 रुपये का वेतन था उनके रिटायरमेंट के समय। और समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तो इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो यहाँ पर जो है यशोधर बाबू जो है लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में उनका तकिया कलाम होता था कि समहाउ इम्प्रॉपर है या अनुचित लगता था। और ये हमेशा ये वाक्य कहते थे जब उन्हें कोई भी ऐसा कार्य जो है वो अनुचित लगता था, अपने हिसाब से नहीं लगता था।
और ये इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है कि मतलब ये वाक्यांश इसलिए कि वो नई सोच या नए ज़माने के साथ वो खुद को जो है उस ताल में ताल नहीं मिला के चल सक रहे थे और नए ज़माने को, नए समय को वो अपना नहीं पा रहे थे और वो अभी भी पुराने सोच और पुराने पद्धति या पुरानी परंपराओं के मालिक थे, उनको फॉलो करने के मालिक थे। इसीलिए उनका ये व्यक्तित्व जो है वो अभी भी पुराने जनरेशन या पुराने पीढ़ी के साथ अपने आप को जोड़े रखता है और नए पीढ़ी या नए समय के साथ वो अपने आप को जोड़ पाने में सक्षम नहीं है। तो ये कुछ ऐसे समय में ये इस तकिया कलाम का उपयोग करते थे, समहाउ इम्प्रॉपर करते थे, जब स्कूटर की सवारी पर वो करते थे या फिर दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की डिमांड की मुबारकबाद की दी गई तो उस पर, या फिर डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, या फिर खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो नए ज़माने की हैं और जो उन्हें लगता है कि ये एक दूसरे से जोड़े रखने वाली परंपरा नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर जाने वाली परंपरा है। इसीलिए वो इस तकिए कलाम का उपयोग करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।